तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज हम फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके हमारे एमसी कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर टेरियम आता है और कहता है कि यूनिट कमांडर, और अपने मन में सोचता है कि मैं इस संकेतों को पहचानता हूँ। वो हायर स्टेट ऑफ मास्टरी पर एडवांस कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि वो एक एडवांस मास्टर बन रहा है? जब किसी पर्सन की क्यूआई अपनी लिमिट तक पहुँच जाती है तो उसके सर के ऊपर से एनर्जी कई रास्तों से फूट पड़ती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। आमतौर पर पर्सन की डेमोनिक नेचर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एनर्जी का एक हिंसक रूप आतंक मचाना शुरू कर देती है, जिससे उनकी क्यूआई बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में वो पूरी तरह शांत है। इससे ज्यादा और क्या, मुझे यूनिट कमांडर से कोई डेमोनिक एनर्जी आती हुई महसूस नहीं हो रही है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने आंखें खोल लेता है। तो टेरियोमा उससे कहता है कि जब तुमने कहा कि तुम अभी तक एडवांस डेमन मास्टर नहीं हो, तुम सच कह रहे थे, है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, मैं सही था। मैं अपने लेवल के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलता। और खड़ा हो जाता और अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा बॉडी रिबॉर्न हो गया हो। मेरी पूरी बॉडी बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मेरी सेंसेस बहुत तेज हो रही है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए चेक करने लगता है। और अपने मन में कहता है कि क्या मास्टरी के हायर लेवल तक पहुंचने के लिए यही अर्थ है? तो हमारे एमसी से टेरियोमा कहता है कि लेकिन किसी रीजन से तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी डेंस नहीं हुई है। अगर कुछ हुआ है तो वो ये है कि कुछ हद तक पतला हो गया है। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या ऐसा है? ये प्रोबेबली इसलिए हुआ क्योंकि मुझे डेमोनिक नेचर के लिए अनुपयुक्त समझा गया था। तो ये बात सुन के टेरियोमा कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब अपने अगले लेवल तक पहुंचने की बाधा का केवल थ्रू स्कूल टेक्निकों से पार कर लिया? ये इल्वोंसो स्कूल था? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। और हमारा एमसी हमें बताता है कि इल्वोंसो स्कूल में सिल्वर स्पीड यूनिट के हर मेंबर को सिखाया जाता है। ये एक बुनियादी टेक्निक है जो विलंबित हमले के सीक्रेट का यूज करती है। ये टेक्निक कुछ अर्थों से रचनात्मक है क्योंकि इसमें अपने अपोनेंट के हथियारों और चालों को डिफ्लेक्ट लगाना और पहले से तैयार करना शामिल है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस टेक्निक की उत्पत्ति डेमन कल्ट से नहीं हुई है। जोगपा ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था और वो सोचने लगता है। जोगपा कहता है कि एंशिएंट जीनियस एसेंस सेक्ट ने इल्वोंसो टेक्निक विकसित की जो ताओदी और मार्शल आर्ट टेक्निकों के संयोजन है। इल्वोंसो स्कूल डेमन कल्ट की मार्शल आर्ट स्किल के लिए उस टेक्निक का एक अनुकूलन है। अगर वास्तविक एसेंस सेक्ट ताओदी से रिलेटेड है तो ताओदियों के लिए असामान्य रूप से आक्रामक है। वो हमारी दुनिया में गश्त करने, डाकुओं और भ्रष्ट अधिकारियों को मौके पर ही मार डालने के लिए जाने जाते हैं। रूमर्स ये है कि वो अपने शिकार के दिल को निकाल कर उसे नमकीन पानी से डालकर पीते हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। तो जियोपा कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है। ये टेक्निक मुक्त आत्मा वास्तविक एसेंस सेक्ट से उत्पन्न हुई है। ये एक ट्रू स्कूल टेक्निक के लिए काफी कठोर और हिंसक है और ये डेमन कल्ट की मार्शल आर्ट स्किल के साथ अच्छी तरह से काम करता है। तो हमें बताता है हमारे एमसी, इसलिए वो दोनों अलग अलग स्रोत से हैं, लेकिन इल्वोंसो टेक्निक वॉरियर की बाद की पीढ़ियों द्वारा विकसित नहीं की गई थी। ये क्यूआई संतुलन की एक अवस्था है जिसका लाइफ एंड डेथ में यूज होता है। उनके जटिल रीजन और संयोग से मैं अवेकनिंग प्राप्त करने में सफल रहा। प्रिडिक्शन, जैसे कि मैंने प्रिडिक्शन की थी, हवा गिरते हुए पत्तों को कहाँ ले जाएगी। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये एक प्रकार का ट्रेनिंग है। ये तो दूर की बात है कि ये इल्वोंसो स्कूल को वास्तव में उसके मूल्य के एक कदम करीब ले आएगा। रिजल्ट अब मैं एनर्जी फ्लो में परिवर्तन देख सकता हूँ। वर्ल्ड में हर वस्तु का अपना गोल है, यहाँ तक कि एक तुच्छ सी आदत भी अवेकनिंग की ओर ले जा सकती है। हमारा एमसी टेरियोमा से कहता है आप बहुत सीरियस दिख रहे हो, क्या कुछ गड़बड़ है? तो वो बोलता है कि ये तो बस। तभी हम देखते हैं कि हमारे बाकी सभी सबऑर्डिनेट आ जाते हैं, कह रहे होते हैं कि यूनिट कमांडर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम लोग आ गए। मुगी ये एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि आपने आखिरी कौन सी टेक्निक अपनाई थी, क्या मुझे इसे सिखा सकते हैं? तो योंगजिन भी कहता है कि मुझे भी। तभी टेरियोमा कहता है कि यूनिट कमांडर, मैं इस विषय पर आपसे बाद में पर्सनली आपसे बात करूंगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि वो मुझसे क्या कहना चाहता था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉर्ड गोनमा खड़ा हुआ होता है, बाहर विंडो की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ पर 7 दूतों में से एक दूत आता है और कहता है कि लॉर्ड गोनमा वो सभी आ गए हैं। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि बहुत बढ़िया, उन्हें भेजो अंदर। अभी हमें दिखाया जाता है कि वही दोनों एल्डर और वही एक बुढ़ा होता है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि सर ये प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो बेग बोलता है कि यूनिट मेंबर को अभी भी कुछ काम करना है, लेकिन आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई चीजें के लिए आपका शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि वो आवश्यक तक लेवल तक बढ़ जाएंगे। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और सेलेस्टियल अफेयर यूनिट कमांडर कैसा काम कर रहा है? तो ये स्कॉलर वाला बुढ़ा कहता है कि उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिट कमांडर तैयार है। उनके पास पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग आधार था और वो भवन के लेआउट और सभी पहलुओं से परिचित थे। उन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तु भी प्राप्त की है। लॉर्ड
गोन्मा, जब भी आप ऑर्डर देने के लिए तैयार हो तो उसे अपना मिशन पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि सच में? तो बुड्ढा कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि वो मुझे सरप्राइज करने में कभी असफल नहीं होता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के लॉर्ड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो स्कॉलर वाला बुड्ढा कहता है कि लेकिन एक छोटी सी बात है जो मुझे चिंता करती रहती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सूचित करना चाहिए मेरे मास्टर। यूनिट कमांडर ने अपनी अवेकनिंग में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अवेकनिंग ये प्योर स्कूल की और ज्यादा झुकाव रखता है। तो यह बात सुन के तो लॉर्ड गोन्मा भी चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तो बुड्ढा कहता है कि जैसे आप जानते हैं कि सिल्वर स्पीड यूनिट की दी गई टेक्निकों में से एक एल्वोंसो स्कूल के नाम से जाना जाता है। वो टेक्निक वास्तविक एसेंस सेक्टर द्वारा विकसित की गई थी। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि हाँ, मुझे पता है, लेकिन ताओदी टेक्निक होने के बावजूद ये एक बहुत तीव्र कॉम्बैट भावना और हत्या करने की इच्छा को बढ़ा देती है। ट्रू स्कूल इसे एक डेमोनिक टेक्निक मानते हैं। तो बुड्ढा कहता है कि इंडीड, अगर इसकी उत्पत्ति एल्वोंसो स्कूल टेक्निक से हुई थी, फिर भी इसके ताओदी स्त्रोत के कुछ पहलुओं को हटा दिया गया ताकि इसे डेमोनिक कल्ट के लिए ज्यादा उपयुक्त बनाया जा सकता है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सेलेस्टियल अफेयर यूनिट कमांडर ने इसकी उत्पत्ति का पता लगा लिया। हो सकता है कि उन्हें इस टेक्निक का खोया हुआ मोल मिल गया हो, और न केवल इसके अलावा तत्व को बल्कि खुद एल्वोंसो टेक्निक को निर्मित किया। ये बात सुनकर लॉर्ड गोन्मा कहता है, क्या ये पॉसिबल है? तुम कह रहे हो कि वो टेक्निक के मूल्य को निम्रित करने में सफल रहे, लेकिन इसका केवल एक तिहाई हिस्सा ही रिकॉर्ड में रह गया है। तो बुड्ढा कहता है कि ये एक मात्र एक्सप्लेनेशन है जो मेरे दिमाग में आता है। अभी आज दोपहर को उन्होंने इस टेक्निक का यूज निपुणता को मास्टरी के हायर लेवल तक पहुंचने के लिए किया। वो एक जीनियस है। ये उस तरह का प्रतिभा नहीं है जिसे आप हर दशक में एक बार देखते हैं, लेकिन एक मिलियन में एक बार आने वाली प्रतिभा आपकी तरह। लॉर्ड गोन्मा, तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत सरप्राइज हूँ, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तो बुड्ढा कहता है कि क्योंकि सिचुएशन बहुत अनयूजुअल है। सेलेस्टियल अफेयर यूनिट कमांडर का वास्तविक लेवल उसकी विशुद्ध पावर से बहुत कम था, और फिर भी एल्वोंसो टेक्निक पर ध्यान करने के बाद उन्होंने अचानक अवेकनिंग प्राप्त हुई और वो मास्टरी के लेवल तक पहुंच गए। डेमन कल्ट और ट्रू स्कूल पूरी तरह से अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, डेमोनिक नेचर वाला कोई भी पर्सन ट्रू स्कूल टेक्निक नहीं सीख सकता। इतनी अजीब बात कैसे हो सकती है? अगर उसका बॉडी ट्रू स्कूल मार्शल आर्ट स्किल को एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रोबेबली वो किवाई विकार से पीड़ित हो सकता है, या फिर एल्वोंसो स्कूल के पास और भी सीक्रेट हैं जिनके बारे में हमें अभी ज्ञान नहीं है। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि सच में सेलेस्टियल अफेयर कमांडर डेमोनिक नेचर के लिए अनुपयुक्त माना गया था। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। कल्पना करो, कोई पर्सन डेमोनिक नेचर के बिना भी डेमोनिक मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर सकता है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उसने मिरियो चैन के साथ प्रैक्टिस किया था। तो ये बात सुन के वो बुढ़ा भी चौंक जाता है और कहता है कि वो मूर्ख चुड़ैल उसकी टीचर थी। मैं देख रहा हूँ, मुझे पता था कि डेमोनिक एनर्जी से निपटने के कोई वैकल्पिक तरीकों का प्रैक्टिस किया जा रहा था उन लोगों के लिए जो डेमोनिक नेचर के लिए पोसेस है। उनमें से एक है सोसो स्कूल, जो इन एनर्जी से रिलेटेड है। मेरी समझ ये है कि टेक्निक में यांग और इन एनर्जी के बीच टकराव पैदा करना और फिर रिजल्ट पावर को डेमोनिक मार्शल आर्ट के रूप में उपयोग करना शामिल है। लेकिन मैंने सोचा कि केवल सिद्धांत रूप से ही पॉसिबल। सेलेस्टियल अफेयर यूनिट सच में आश्चर्य से भरा है। तो लॉर्ड गोन्मा कहता है कि स्कॉलर, मैं आपको समय बाद में बताऊंगा, लेकिन कल सुबह तक सब कुछ तैयार रखें। तो बोलता है कि क्या आपका मतलब है? तभी बोलता है लॉर्ड गोन्मा, हाँ, अब टाइम आ गया है एक्ट करने का। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है माय लॉर्ड, और वो लोग चले जाते हैं। लॉर्ड गोन्मा अपने मन में कहता है कि वो पूरी तरह से स्टंड है। फिर हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बैठ के सोच रहा होता है कुछ, और कह रहा होता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं मास्टरी के अगले लेवल तक पहुंच गया। मैं अब निश्चित रूप से एक एडवांस डेमन मास्टर हूँ। हम ये महसूस कर सकते हैं। मेरा क्यूआई क्षमता बहुत बड़ी है और मेरी फिजिकल एबिलिटी में नाटकीय रूप से इंक्रीज हुई है। मैं फाइनली अब उसका सामना कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं सच में ग्योसामा को मार पाऊंगा? वो पहले ही एडवांस डेमन मास्टर के प्रारंभिक और एक्सपीरियंस लेवल को पार कर चुका है और इंटरमीडिएट तक पहुंच गया है। मैं अभी भी एडवांस डेमन मास्टर पर हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी स्पेशल स्किल का यूज करूँ तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। फिर मेरे पास 2 लाइफ बची हैं, इसलिए अभी भी एक मौका और बचा है। लेकिन क्या होगा जब मैं ग्योसामा को मार दूं? मुझे आगे किससे मुकाबला करना होगा? मुझे किसी तरह के विरोधियों से लड़ना होगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मेरा क्या फ्यूचर होगा। तभी उसे कुछ याद आता, बैठ जाता और कहता है कि मुझे अभी याद आया कि जांच करने के बाद एक तरीका है। मैं फाइनली उसे अब बुला सकता हूँ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पुराने दोस्त एआई को बुलाऊं। हमारा एमसी एआई को बुलाने की कोशिश
करता हूँ, सिस्टम पे लिख के आता है एरर, ये प्रोसेस नहीं की जा सकती। जब तक आप वॉर में या खतरे में ना हो तब तक आप एआई को नहीं बुला सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि डेंजर में। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कभी भी अनयूजुअल सिचुएशन में एआई को नहीं बुलाया है। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस प्रकार का खतरा चाहिए। तभी वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है और उस स्वॉर्ड को अपने ऊपर फेंक देता है अटैक करने के लिए, और उसके सर पे आ रही होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये काफी खतरनाक है। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल एआई को यूज करता है और हम देखते हैं कि ये वर्क कर जाता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि अरे काफी समय हो गया, मैंने तुम्हें देखा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एआई को कुछ अलग से होने लगता है। एआई कहता है कि व्हाट द हेल, क्या ये तुमने किया? आखिर ये क्या हो रहा है? क्या तुम एक ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर बन गए हो? और हमारे एमसी के सर में दर्द हो रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या? तो एआई कहता है कि तुमने स्पष्ट ये काम सामान्य तरीकों से नहीं किया है, इसीलिए मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा हूँ। गुस्से में कहता है कि तुमको जरूरत है ज्यादा डेमोनिक एनर्जी की, अदरवाइज तुम मुझे समन नहीं कर पाओगे बेवकूफ। तो हमारा एमसी अपने बॉडी में आ जाता है और हमारा एमसी कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। तभी हमारा एमसी को कुछ होने लगता है और उसके आसपास से एनर्जी फ्लो होने लगती है और हमारा एमसी दर्द से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरी सभी 8 क्यूआई चैनल एक साथ क्यूआई से फट रही है। ये केवल एक ही बात हो सकती है, ये क्यूआई विकार का प्रारंभिक संकेत है। और हमारा एमसी मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर ये जारी रहा तो मैं गंभीर संकट में पड़ जाऊंगा। जब तक मैं इस रेजिक एनर्जी को कंट्रोल में नहीं लाऊंगा तो मैं मर भी सकता हूँ। अगर सारी क्यूआई एक साथ मेरे मेन चैनल में भर जाए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे बड़े हुए निचले पेट की नलियां खुली हैं, मेरे मिडिल और अपर बॉडी की मेरिडियन भी पहले से ही खुले हैं। कंट्रोल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है और एनर्जी बह रही होती है और कहता है कि मैं एनर्जी फ्लो को नहीं रोक सकता, मुझे किसी तरह एनर्जी को रोकना होगा, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। तभी हमारे एमसी के पीछे एक हाथ आता है और ये टेरुमा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस ध्यान दो। तो हमारा एमसी कहता है कि अब ये बेहतर है, अब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। हमारा एमसी धीरे धीरे एनर्जी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये देख के टेरुमा कहता है कि वो स्टेबलाइज हो गया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी यूनिट कमांडर, तुमने मेरी जान बचाई। तो टेरुमा कहता है कि इसको मेंशन मत करो, मैं तो बस खुश हूँ कि मैं समय पर यहाँ पहुँच गया। मुझे लगा कि शायद तुम मुसीबत में हो और ऐसा लगता है कि मैं सही था। ये अच्छी बात है कि मैंने अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा किया और तुम्हारा हाल चाल जानने आया। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि तो फिर मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे डुअल के बाद तुम्हें कुछ मुझसे बात कहना है? तो टेरुमा कहता है कि तुम जो टेक्निकें अभी सीख रहे हो उनमें से एक प्योर स्कूल की टेक्निक है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ ये सही है। तो टेरुमा कहता है कि जब कोई वॉरियर ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर बन जाता है तो ये आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि उनकी डेमोनिक एनर्जी अवेकनिंग या मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने के रिजल्ट एक निश्चित लेवल को पार कर जाती है। लेकिन तुम्हारे मामले में तुम पहले ही ट्रू स्कूल टेक्निक से अवेकनिंग प्राप्त कर चुके हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तुम एक डेमन कल्ट के ट्रांसेंडेंट डेमन मास्टर नहीं हो, तुम वही हो जिसे ट्रू स्कूल में एडवांस मास्टर कहा जाता है। तो हमारा एमसी कहता है कि तो अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरा यकीन नहीं है। क्या तुम्हारे मास्टर मिरियो चैन ने तुमको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसके बारे में कोई सलाह दी है? मुझे बताया गया है कि उसने सुझाव दिया था कि तुम एक ही समय पर यांग, एक्सट्रीम यांग, फायर मास डेमन स्टाइल और एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेक्निक दोनों सीख सकते हो। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ उसने ऐसा ही किया और अपने मन में कहता है कि बेशक उसने ऐसा नहीं किया, मैंने ये सब तो बनाया था। तो टेरुमा हमारे एमसी से कहता है कि खैर मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैं एक दिलचस्प स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्यूआई के अंदर इन एनर्जी और यांग एनर्जी अक्सर एक दूसरे से टकराती हुई प्रतीत होती है। शायद इससे तुम्हारी इंटरनल क्यूआई की विशेषताओं में परिवर्तन आया। तो हमारा एमसी कहता है कि मेरी इंटरनल क्यूआई चेंज? तो बोलता है कि हाँ, अगर तुम इसे वास्तविक स्कूल के संदर्भ में सोचो तो ये वास्तव में काफी सरल है। अगर उनकी क्यूआई टेक्निक बॉडी और मन दोनों में स्थिरता को स्पष्ट लाने वाली है। वो कहते हैं कि कभी कभी ये टेक्निक भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और क्यूआई विकार या पर्सन के स्वभाव में चेंज का कारण बन सकती है। डेमोनिक मार्शल आर्ट तुम्हारी टेक्निक का आधार हो सकती है, लेकिन इन एनर्जी और यांग एनर्जी दोनों अलग हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो प्रकार के क्यूआई को टकराव से एक बिल्कुल नई गैर डेमोनिक प्रकार की प्योर स्कूल क्यूआई का निर्माण हुआ है। ये एक बड़ी खोज है, तुम्हारी नॉलेज की जर्नी निकल पड़े हैं। हमें डेमन कल्ट के मार्शल आर्ट अनुसंधान संस्थान को तुरंत सूचित करना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं डिप्टी यूनिट कमांडर, और अपने मन में कहता है कि मैं अपने अधिकांश मार्शल आर्ट टेक्निक उस सीक्रेट प्राणी से सीखे हैं जिसे सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगर डेमन कल्ट के लीडर मेरे बारे में सुनेंगे तो मिरियो चैन खुद जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मुझे खुद को समझाने में बहुत मुश्किल होगी। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वो इस तथ्य पर आपत्ति कर सकते हैं कि मेरे जैसे एक डेमन कल्ट के मेंबर ने एक ट्रू स्कूल टेक्निक सीखी है। मैं अब तक कम्प्लीटली एक नॉलेज पर्सन ही रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने प्रति बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दूं तो लोग मेरे बारे में बुरी अफवाहें फैला सकते हैं। और उस सिचुएशन में टोटेरियम में कहता है
कि इससे लॉर्ड गोनमा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है ना? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो टेरियम कहता है कि लेकिन इस बारे में कुछ न करना बहुत खतरनाक है, तुम्हें टिक टिक करते टाइम बम की तरह हो जो किसी भी मूवमेंट फट सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इससे निपट लूंगा। इसके अलावा लीडर को इसकी सूचना देने से समस्या का तुरंत समाधान नहीं होगा। तो टेरियम कहता है कि ये तो सच है। तो हमारा एमसी कहता है कि वैसे तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आए? तो टेरियम कहता है कि इसका रीजन ये है कि तुम्हारे बारे में बहुत वरी था, लेकिन मैं तुमको ये भी बताना चाहता था कि ये कल भी हो सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि कल तुम्हारा मतलब क्या है? तो बोलता है कि ये सही है, हमारा मिशन ऐसा लगता है कि लॉर्ड गोनमा इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा ऐसा है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा होता है और कहता है कि वॉर के दिन सूरज हमेशा बहुत तेज चमकता है, मुझे अपनी इस पहेली को सुलझाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन मैं एआई को नहीं बुला सकता। और फिर सिमुलेशन चला गया, इसलिए मदद के लिए कोई नहीं है, मुझे ज्यादा जानकारी की जरूरत है। तभी वहाँ पर मुगीम आता है और कहता है कि मास्टर मेरा मतलब यूनिट कमांडर से है। तो हमारा एमसी कहता है कि मुगीद क्या हुआ? तो बोलता है कि मैं बस रुक कर आपसे मिलना चाहता था सर, वैसे आप ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? तो हमारा एमसी कहता है कि मेरे दिमाग में बस कुछ चल रहा था। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे यकीन है कि तुम बिना किसी रीजन के मुझसे मिलने तो नहीं आए होगे। तो बोलता है हंसते हुए, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं सर, मैं पिछले कुछ समय से सोच रहा था मैं इस मिशन के समाप्त होने के बाद मैं कुछ महीनों के लिए सेंट्रल प्लान में जाकर आराम करना चाहूंगा। तो हमारा एमसी उसको देखता है तो वो घबराते हुए कहता है लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए सर, वॉरियर को भी कभी कभी आराम की जरूरत होती है, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहता हूँ और कुछ अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, फिर मैं ट्रेनिंग पर और भी ज्यादा ध्यान दे सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि तो ये तुम ही थे? और वो छोटा सा एक पत्थर उठाते हुए कहता है हाल ही में स्टोर रूम से बहुत सारे हथियार और मेडिसिनल पिल गायब हो गए हैं, मैं सोच रहा था कि शायद किसी ने इन्हें पैसों के लिए बेच दिया है और यहाँ अपराधी मेरे सामने खड़ा है। तो वो डरते हुए कहता है कि नहीं, ये केवल कुछ चीजें थी, बहुत कुछ नहीं। और उसके सर पे हमारा एमसी फ्लिक करता है उस पत्थर को और कहता है कि यह मुद्दा नहीं है, तुम केवल सेंट्रल प्लान में जाना चाहते हो ताकि तुम वहाँ सो सको और महिलाओं की इन एनर्जी को इकट्ठा कर सको, है ना? तुम कितने वुमेन को मारना चाहते हो? वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं सर, क्या आपने नहीं सुना, मैंने एसेंस एब्जॉर्प्शन का यूज पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब मैं उस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता हूँ जो एल्डर बैकहोन ने मुझे पहले सिखाई थी। मैं अपनी यंग एनर्जी में किसी भी अचानक उछाल को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में? तो वो बोलता है कि हाँ सर, अदर यूनिट मेंबर से पूछिए, वो सभी इसे अद्भुत मानते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मुझे जाने नहीं देंगे, है ना? एमसी कहता है कि वेल, मुझे तुमको रोकने का कोई रीजन नहीं दिखता, लेकिन मैं तुम पर अकेले भरोसा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे साथ जॉक्सन को भेजूंगा। ये बात सुन के उसका मुंह बन जाता है। तो वो बोलता है कि प्लीज जॉक्सन को मत भेजिए, मुझे उसके साथ यात्रा करना पसंद नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा क्यों? तो बोलता है कि वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, वो मुश्किल से कुछ बोलता है, अगर मुझे उसके साथ जाना पड़ा तो शायद मेरा दम घुट जाएगा। इसके अलावा वो बहुत अगली दिखता है, मेरा मतलब है बस उसे देखिए, वो एक ऑटोमेटिक फीमेल विकर्षक की तरह है। अगर आप मुझे किसी के साथ भेजने जा रहे हैं तो कम से कम योरिम बेहतर होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी भी वो पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। तो मुगीम कहता है कि अरे ये बात नहीं है सर, मेरा मतलब ये था। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ वेल, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो बोलता है कि हाँ यूनिट कमांडर, मैं आपसे अच्छी न्यूज सुनने के लिए उम्मीद करूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि बस जाओ और मिशन के लिए तैयार हो जाओ। वो भी चला जाता है और हमारा एमसी मुस्कुराता है और फिर अपने मन में कहता है कि आराम, है ना? आखिरी बार कब मुझे सच में आराम मिला था, अब तक मेरी लाइफ जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष किया है, शायद मुझे भी आराम करने की जरूरत है। तभी वहाँ सोंगवा आती है, हमारे एमसी से कहती है कि यूनिट कमांडर। तो हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं सोचूं तो मैंने तुम्हें हाल ही में ज्यादा नहीं देखा है, क्या तुम्हारा ट्रेनिंग ठीक चल रहा है? तो वो बोलती है कि हाँ सर, हाल ही में मैं मिस्टिकल इनकांटेशन की सही शाखा सीख रहा हूँ। मिस्टिकल इनकांटेशन बाई और दाई शाखाएं होती है। बाई शाखा उन स्पेल और मेंटल टेक्निकों से संबंधित होता है जिनके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, जबकि दाहिनी शाखा ब्राह्मण और लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा एमसी कहता है कि वो ऐसा क्या है, ये वाकई प्रभावशाली लगता है। तो वो बोलती है कि आयदा सर, मैंने सुना है कि कल रात आप लगभग की वाई फ्लो का शिकार हो गए थे। मैं खुद वॉरियर नहीं हूँ, इसलिए मेरा अभिमान होने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्या मैं आपके साथ अपने विचार साझा कर सकता हूँ कि क्या गलत हो सकता है?